स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज है 6 अप्रैल। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के विजिट पे गए हैं। वहाँ पे उन्होंने इंडिया श्रीलंका के 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किए, जो इन्हांस कर सकते हैं इंडिया के श्रीलंका के डिफेंस एंड एनर्जी टाइज को। यहाँ से प्रीलियम का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS2 मेंस में IR का क्वेश्चन आ सकता है। जो हमारे 7 MOU हुए उसमें मोस्टली टॉपिक कवर होते हैं एनर्जी सेक्टर कोऑपरेशन के। हम श्रीलंका में एनर्जी ग्रिड कनेक्शन में सपोर्ट करेंगे। साथ ही इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिलके जो त्रिकोणामाली है श्रीलंका का, वहाँ पे ना एनर्जी हब डेवलप करेंगे। इंडिया सपोर्ट करेगा श्रीलंका को डिजिटाइजेशन एफर्ट्स में, हेल्थ में। साथ ही जो श्रीलंका का ईस्टर्न प्रोविंस है वहाँ पे मल्टी सेक्टरल असिस्टेंस देंगे। जो हमारा डिफेंस सेक्टर का MOU हुआ है, ये एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट रहेगा और इस फ्रेमवर्क के अंदर में जो आज हमारे ऑनगोइंग डिफेंस सेक्टर के कोऑपरेशन चल रहा है उसको स्ट्रक्चर मैनर में अरेंज करेंगे, सपोर्ट करेंगे। श्रीलंका में हम लॉन्च करेंगे कोल्ड स्टोरेज प्लांट, साथ ही त्रिकोणामाली में सोलर पावर प्लांट। इंडिया ने डिसाइड किया है, अब तक हमने श्रीलंका को जितना लोन दिया है उसमें से जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसको थोड़ा कम कर देंगे। साथ ही अब तक हमने कुछ ग्रांट दिया है श्रीलंका को, वो है $100 मिलियन का। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ पे। हम चलेंगे गोंडवाना। आज के गोंडवाना नहीं, ये था मिडेवल टाइम पे एक साम्राज्य था गोंडवाना, और यहाँ था ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। इस न्यूज़ में से हम बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे, कुछ हिस्ट्री के पॉइंट, कुछ पॉलिटी के पॉइंट, कल्चर के पॉइंट एंड इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट। जब मिडिवल टाइम पे यहाँ पे गोंडवाना साम्राज्य था तब इनकी एक शूर रानी थी जिनका नाम है दुर्गावती। ये थी गोंडवाने की क्वीन। इन्होंने लड़ाई लड़ी थी मुगलों से 16th सेंचुरी में। हो सके इन पे प्रीलिम में क्वेश्चन बने, रानी दुर्गावती। फिर एक महायोद्धा थे गोंडवाना के, 1857 के वार में ये लड़ाई लड़ी थी इन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिश से, जिनका नाम है बाबूराव शेड माके। हो सके इस पे प्रीलिम में क्वेश्चन बने। और एक साम्राज्य की एक लैंग्वेज थी, वो है गोंडी लैंग्वेज। आज वहाँ पे गोंड ट्राइबल भी रहते हैं और उनकी लैंग्वेज भी है गोंडी लैंग्वेज। हो सके इस पे प्रीलिम का क्वेश्चन बने। ये जो ट्राइब है या फिर ये जो लैंग्वेज है ये ना 7 स्टेट में स्प्रेड हुई है। पर आज की जो गोंड ट्राइब की लैंग्वेज है, इनको डर लग रहा है किस तरह से जो मराठी लैंग्वेज है उसके अंदर में ये लैंग्वेज कहीं अपना अस्तित्व ना गवा दे। हम देखते हैं जो गोंडी लैंग्वेज है उनका रूट हमें मिलता है द्रविड़न लैंग्वेज फैमिली में। हमें यहाँ से एक इंटरनेशनल रिलेशन का पॉइंट मिलता है IR का। इंडिया ने सिग्नेचर किया है एक 2007 के डिक्लेरेशन पे, जिसका नाम है डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स, आदिवासी, एडोप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन ऑन 2007। हो सके इस पे प्रीलियम का क्वेश्चन बने। जो ट्राइबल कम्युनिटी है इंडिया में, उनको राइट है इस्टेब्लिश करना एंड कंट्रोल करना अपने इंडिपेंडेंट स्कूल को, साथ ही एजुकेट करना अपने स्टूडेंट को अपनी नेटिव लैंग्वेज में, मतलब इस गोंडी लैंग्वेज में। फिर हमें यहाँ से एक पॉलिटी का पॉइंट कवर होता है, पेसा 1996, इसको पूरे हुए 30 ईयर। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रीलिम में बन सकता है पेसा पे। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1966, जहाँ पे जो हमारी 73 जो अमेंडमेंट है पंचायत की अप्लाई नहीं होती, उस एरिया में अप्लाई होता है पेसा। तो जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब ज़्यादा है उसको गवर्न किया जाता है इस पेसा एक्ट के अंदर में। इसके अंदर में ग्राम सभा कुछ स्पेशल पावर मिलती है, जिनकी कमांड होती है वहाँ के नेचुरल रिसोर्स पे, जो रिजोल्व कर सकते हैं वहाँ के डिस्प्यूट्स, साथ ही मैनेज कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल हो या फिर कोऑपरेटिव हो। हम देखते हैं जो गोंडी लैंग्वेज है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में हमें ना 22 लैंग्वेज दिखती है, पर
इसमें गोंडी लैंग्वेज नहीं है, हो सके इस पे प्रीलियम का क्वेश्चन बने। यहाँ से हमें अगला कीवर्ड मिलता है, वो है यूडाइस प्लस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में, जो कलेक्ट करते हैं स्कूल के डिटेल्स, स्कूल कहाँ पे है, कितने रिसोर्स है, क्या सुविधा है, और उनको एक नंबर दिया जाता है, यूडाइस कोड। हो सके एक ना एक क्वेश्चन हमें इस न्यूज़ में से बन जाए, गोंडी लैंग्वेज एंड गोंडवाना। अब आते हमारे इस पिक्चर पे, हम चलेंगे केरला, जहाँ पे एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जिसका नाम है चकार कुथु। हो सके इस पे प्रीलियम का क्वेश्चन बने। ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म कहाँ का है, जिसमें कुछ कॉमेडी करके या ह्यूमर करके सोशल इशू पे ये ना अपनी बात वहाँ पे रखते हैं। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। मुंबई में एक हॉस्पिटल है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। उसके अंदर में एक डिवीजन है, कैंसर रिसर्च डिवीजन, जिसका नाम है ACTREC। इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, क्रिस्पर बेस टेस्ट, जो टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करेंगी रेयर ब्लड कैंसर को। यहाँ से प्रीलियम की लाइन बन सकती है। हम देखते हैं एक्यूट प्रो माइलोटैक्टिक लुकोमिया, APL। ये एक रेयर एंड एग्रेसिव फॉर्म है ल्यूकेमिया का। ये एक कैंसर है जो अफेक्ट करता है ब्लड सेल्स को। इसके पीछे कारण होता है जीनोटिक म्यूटेशन, जहाँ पे दो जीन्स, एक है PML, दूसरी है RARE। ये मिस्टेकनली गलती से एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, जो बॉडी में हमें चाहिए वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, इनकी मात्रा रिड्यूस हो जाती है। तब हमारी जो बॉडी की एबिलिटी होती है फाइट करना है इन्फेक्शन से या कंट्रोल करना ब्लीडिंग को, ये ना कम हो जाती है। इस APL की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है कुछ ऑर्गन्स में, जैसे लंग्स में एंड ब्रेन में। हो सके किसी की डेथ हो जाए। हम देखते हैं एक्यूट प्रोलोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, APL। ये एक सब टाइप है एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया का, और 10 to 15% केसेस इसमें डायग्नोस हो जाते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है, जिसका नाम है रैपिड क्रिस्पर, हो सके इस पे प्रीलियम का क्वेश्चन बने। क्या है रैपिड क्रिस्पर? ये टेस्ट करेंगी क्विकली एंड एक्यूरेटली डायग्नोस करेंगी ऐसे कैंसर को। तो जो रैपिड क्रिस्पर है, ये रिफ्लेक्ट करता है स्पीड ऑफ डायग्नोसिस की। रैपिड का मतलब है रिडिफाइन APL आइडेंटिफिकेशन। हम देखते हैं जो हमारी क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसके दो एप्लीकेशन आते हैं। फर्स्ट आता है जीन एडिटिंग का, इस पर हमने ऑलरेडी बात की है और कुछ PYQ भी देखे। और हम इसका सेकंड यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को। हो सके इस पे प्रीलियम का अगला क्वेश्चन बने। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ पे। ये है एक बेबी। हमें पता है ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 क्रोमोसोम आते हैं मदर साइड से, 23 क्रोमोसोम आते हैं फादर की साइड से। टोटल हो गए 46। पर कभी कभार क्या हो जाता है, मदर से या फादर से किसी बेबी में क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा आ जाती है, तब बेबी को हो जाता है डाउन सिंड्रोम। यहाँ से प्रीलियम का क्वेश्चन बन सकता है, क्या होता है डाउन सिंड्रोम? अभी एक स्टडी आई है, उन्होंने स्टडी की है फ्लावर पॉट स्नेक की। ये जो स्नेक आप देख रहे हो, इसको आपने बहुत बार देखा होगा। ये दुनिया का एक स्मॉलेस्ट स्नेक है। हम देखते हैं 23 क्रोमोसोम आते हैं ह्यूमन बॉडी में, पर ये जो स्नेक है इसके बॉडी में 3 सेट है, 3 क्रोमोसोम के सेट है, और टोटल है 40 क्रोमोसोम, जो डिवाइड है 3 सब जीनोम्स में। हम देखते हैं अगर ये फ्लावर पॉट स्नेक की बॉडी कहीं टूट जाती है तो ये अपने बॉडी को फिर से रिपेयर कर लेता है जेनेटिक रिपेयर मैकेनिज्म के द्वारा। हम यही समझना चाहते हैं कि किस तरह से इसकी बॉडी काम करती है रिपेयर्स इस DNA में,
और जो हार्मफुल म्यूटेशन इसको झेलना पड़ता है, ये इसको कैसे प्रिवेंट करता है। ये साइंस यूज करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं डाउन सिंड्रोम की। हो सके एक पूरा प्रीलिम का क्वेश्चन बने फ्लावर पॉट स्नेक पे या फिर डाउन सिंड्रोम पे। अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन आया था 2022 की प्रीलिम में। कंसिडर फॉलोइंग। फर्स्ट, आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सेकंड आता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। थर्ड आता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और क्वेश्चन पूछता है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ अबव। हाँ, आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का इंडिया मेंबर है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का भी इंडिया मेंबर है। और SCO इसका भी इंडिया मेंबर है। हमारे लिए जो 4 मल्टीलैटरल कंट्रोल रिजीम से वो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस 4 में से इंडिया किसका मेंबर है और किसका नहीं है, इस पे अभी हमने क्वेश्चन देखा। हो सके अगला क्वेश्चन फिर से बन जाए। फर्स्ट देखते हैं वासेनार अरेंजमेंट। ये शुरू हुआ था 1996 में, लगभग पूरे हो रहे 30 ईयर। तो हो सके इस पे प्रीलिम का क्वेश्चन बने। ये एक कन्वेंशनल मिलिट्री रिलेटेड आइटम की एक रिजीम है। फिर आता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जिसको हमने अभी क्वेश्चन में दिखा। ये आया था 1985 में। ये कंट्रोल करता है मिसाइल रिलेटेड आइटम्स को। थर्ड आता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, जो बना था 1985 में। ये कंट्रोल करता है आइटम्स रिलेटेड टू केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। इन तीनों में इंडिया मेंबर है। पर अब आते हैं लास्ट, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स। ये बना था 1975 में। अब इसको पूरे हो गए 50 ईयर। तो डेफिनेटली मुझे लगता है एक तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप पे क्वेश्चन बने या फिर वासेनार अरेंजमेंट पे क्वेश्चन बने। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ये रिलेटेड है न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम से। हम इन 3 में मेंबर है, पर इसमें नहीं है, क्योंकि NSG मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसमें टोटल आते हैं 47 मेंबर। अगर किसी नए मेंबर को एंट्री यहाँ पे चाहिए तो सारे 47 मेंबर ने यस करना चाहिए। अगर किसी ने भी वीटो यूज़ किया तो नए मेंबर को एंट्री नहीं मिलती। तो इंडिया चाहता है हमें यहाँ पे एंट्री मिले, पर चाइना इसको वीटो लगा रहा है। चाइना का कहना है ठीक है, आपको अगर इंडिया को मेंबर देनी है तो दे दीजिए, पर ना आप पाकिस्तान को भी इसका मेंबर कीजिए। तो इंडिया कहता है ना हम जाएंगे ना पाकिस्तान को जाने देंगे इस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में, क्योंकि हम आज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर नहीं है, पर हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही है, न्यूक्लियर मटेरियल बाहर से आ रहा है, इंडिया से, माफ़ कीजिए, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से। मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हम हो या नहीं हो, हमें उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। आज एक न्यूज़ आई है, एक आर्टिकल है जो बात करता है क्या प्रोटोकॉल है डिफेंस एक्सपोर्ट के। मतलब आप जो मिसाइल्स वेपन्स बनाते हो, आप उसको एक्सपोर्ट करते हो, जिस कंट्री को एक्सपोर्ट करते हो वो इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं। क्या अपने एनिमी के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं, क्या अपने ही लोगों के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं, क्या फिर उसका ड्यूअल यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम है इंडिया स्ट्रैटेजिक ट्रेड कंट्रोल सिस्टम। देखते हैं क्या है ये। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा ये है स्ट्रैटेजिक ट्रेड कंट्रोल का या फिर एक्सपोर्ट कंट्रोल का। हमें प्रिवेंट करना है ऐसे वेपन्स को जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बने, मतलब बड़ी तौर पे लोगों की जान ना ले, और उनकी जो डिलीवरी सिस्टम है उसको। इसके लिए हमने शुरू किया है एक हैंडबुक, जिसका नाम हमने अभी देखा, हैंडबुक ऑन इंडियाज स्ट्रैटेजिक ट्रेड कंट्रोल सिस्टम, जिसको रिलीज़ किया है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने, DGFT, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में। इसके अंडर में इंडिया ने मेंटेन करके रखा है एक हार्मोनाइज लिस्ट ऑन एक्सपोर्ट कंट्रोल की ऑफ ड्यूअल यूज़ और मिलिट्री आइटम्स के, जिसमें सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी हो सकती है, जिसको आप यूज़ करेंगे सिविलियन या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए या फिर मिलिट्री के लिए या फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए। ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं या परमिट देते हैं अंडर एन एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन और लाइसेंस। मतलब हम आपको अगर ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, आप ना इसको ड्यूअल यूज़ के थ्रू, ड्यूअल यूज़ अपने सिविलियन पे यूज़ ना करें। हम देखते हैं इंडिया एक मेंबर है सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन। इंडिया मेंबर है केमिकल्स वेपन्स कन्वेंशन का। इंडिया मेंबर है
बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन का, हो सके इस पे प्रीलियम का क्वेश्चन है। साथ ही इंडिया मेंबर है मेजर मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम का। फर्स्ट आता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, सेकंड आता है वासेनर अरेंजमेंट, थर्ड आता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, और हम मेंबर नहीं है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के। तो इसी लाइन पे इंडिया मेंटेन करके रखता है ऐसी लिस्ट को जिसको हम कंट्रोल करना है एक्सपोर्ट के लिए अंडर स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज लिस्ट। इस लिस्ट में 8 कैटेगरी आती है और हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ये इश्यू करता है ऑथराइजेशन को। अब आते हैं इस PYQ पे। ये क्वेश्चन आया था CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2014 के एग्जाम में। विच वन अमंग फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ आशिया इज लैंड लॉक? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड। वियतनाम साउथ चाइना सी से लगता है पैसिफिक ओशन से, इसको हटा देंगे। कंबोडिया को लगता है गल्फ ऑफ थाईलैंड, कंबोडिया हटा देंगे। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है, ये हमें पता है, और थाईलैंड को लगता है गल्फ ऑफ थाईलैंड। हो सके एक अगला क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। एक न्यूज़ आई है, हमें एक बात पता है, ये है प्यारा भारत। चाइना की एक पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसके अंडर में पाकिस्तान, डिगबोती, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, मलक्का स्ट्रीट ऐसे जगह पे चाइना ना पोर्ट डेवलप कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की। और उसकी कड़ी में उसने एक नया पोर्ट डेवलप किया है कंबोडिया में, जिसका नाम है रीम नेवल बेस। हो सके इस पे प्रीलियम का क्वेश्चन था। रीम नेवल बेस कहाँ पे है? ये है कंबोडिया में। अब किसने डेवलप किया है ये क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेंगे। जो रीम नेवल बेस है ये आता है साउथर्न कोस्ट कंबोडिया के। इसका मतलब कंबोडिया एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। चाइना को एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन मिल सकती है गल्फ ऑफ थाईलैंड में, जो नियर है डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में। मैपिंग का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।